Assalamu alaikum students, this is Haider Murtaza and I hope that you are doing good. आज हमारा जो लेक्चर है वो है पोएम नंबर 6 अ सिंधी वुमन का। और ये एक शॉर्ट लेक्चर है और पोएम का टेक्स्ट भी सिर्फ दो स्टैंजास पर मुश्तमिल है। तो हम आज अ सिंधी वुमन पर बात करेंगे बाय जॉन स्टॉलवर्दी। और आपको याद होगा कि पॉइंट नंबर 5 जब हमने की तो जॉन स्टॉलवर्दी हमारे जो पोइट्स हैं उसमें हम बात कर चुके हैं। आज हम टेक्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं और टेक्स्ट से ही हम ये जानेंगे कि जो पोइट्स है वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम में। A Sindhi woman by John Stallworthy. Barefoot through the bazaar and with the same undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not a ripple in her tread. Watching her cross erect, stones, garbage, excrement and crumbs of glass in the Karachi slums, I with my stoop reflect they stand more straight who learn to walk beneath a weight. So हम आगाज करते हैं, साथ साथ में तर्जुमा भी करता हूँ और इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम बात करेंगे, साथ साथ हम जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करते जाएंगे। बेयर फुट थ्रू द बाजार, तो इस लाइन में आप देख सकते हैं ब ब साउंड की रेपिटेशन है, यानी अलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। बेयर फुट थ्रू द बाजार एंड विद द सेम अनविलेंट ग्रेस एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस। तो बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, यानी उसके पाँव में जूते नहीं हैं। थ्रू द बाजार, बाजार से, एंड बाजार से गुजरते हुए, एंड विद द सेम अंडुलेंट फ्रेज। अंडुलेंट नया लफ्ज हो सकता है, इसका मतलब है वेवी, वेव लाइक, लहरों की तरह, बल खाती लहरों के जैसा। ग्रेस कहते हैं एलिगेंस को, ब्यूटी को, दिलकशी को, खूबसूरती को। तो वो बाजार से नंगे पांव गुजर रही है और उसकी चाल में उतनी ही लहरों, बल खाती लहरों जैसी खूबसूरती है। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, यानी एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटता है। यानी पोइट इसमें ये बताना चाह रहा है कि जैसे ही हवा के साथ उसके चेहरे से जो कपड़ा है वो हटता है, उसमें भी वेव्स पैदा होती हैं। वो भी एक वेवी मूवमेंट हमें उसमें नजर आती है, उसमें भी लहरें नजर आती हैं। और बिल्कुल इसी तरह उसकी चाल में, उसकी वॉक में भी अंडुलेंट ग्रेस है, एक बलखाती लहरों जैसी खूबसूरती है। जो थर्ड लाइन है, एज द क्लॉथ ब्लोन बैक, ब ब साउंड की रेपिटेशन है, इसमें भी अलिट्रेशन है। और इसके साथ साथ ब्लोन जो लफ्ज है उसका यहाँ पर मतलब है हाफ, मूव्ड अवे, हट जाना, यानी उसके चेहरे से कपड़ा हट जाता है। और वो कैसे हटता है? हवा के जरिए से हटता है। हवा उसे हटाती है तो उसमें भी वेव्स पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं। और वो जो लहरें हैं वो उसकी चाल में भी हमें नजर आ रही हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे किसी वाटर सरफेस पर, पानी की सतह पर लहरें बन रही हों, तो इसी तरह उसकी जो चाल है उसमें भी लहरें हैं। शी ग्लाइड्स विद स्टोन जा, वो आहिस्ता आहिस्ता नफासत के साथ चलती है और उसके सर पर एक स्टोन जार है, यानी घड़ा है। हाई ऑन हर हेड, उसके सर पर, चोटी पर, एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, लेकिन उसकी जो चाल है उसमें कोई झोल नहीं है। उसकी चाल में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, हालांकि उसने अपने सर पर स्टोन जार उठाया हुआ है। तो इसमें जो नए लफ्ज हैं, रिपल है, जैसे रिपल वेव लाइक भी होता है, रिपल को हम फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं, रिपल को डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर इसका मतलब ये बनता है कि सर पे घड़ा है, बोझ है, लेकिन उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई लड़खड़ाहट नहीं आती है। तो इसमें इमेजेस भी हैं, जाहिर है हम इमेजरी पर बार बार बात कर चुके हैं, तो इसमें इमेजेस भी जो पोइट है उसने यूज किए हैं। तो इस पूरे स्टैंजा को अगर हम एक्सप्लेन करें
तो हम ये कह सकते हैं कि द पोइट इज एक्चुअली praising the beautiful walk of a Sindhi woman, and she is passing through a bazaar, though she's not having shoes, but she's enjoying her work, and she's having a jar high on her head, but there is no fluctuation or disturbance in her walk. ट्रेड का मतलब वॉक होता है, आप इससे ट्रेड मिल से इसे याद रख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन में हम ये बात कर सकते हैं कि इफ वी टेक द स्टोन जार एज इट इज, it means picture which this Sindhi woman is carrying. But if we take it as a metaphor, then it means the uh, the work in our practical lives, the worries, the concerns, हमारी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, तफक्कुरात हैं, the problems, but we should uh, face these problems just like Sindhi woman, that she is not uh, this stone jar, this weight cannot stop her to enjoy her work and walk in a beautiful gait. So ये हम बात कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन में आप ये भी कह सकते हैं कि शी इज वॉकिंग, शी इज डूइंग हर वर्क, कैरिंग द pitcher, carrying the stone jar, but the poet feels that she is actually dancing. There is a rhythm in her walk. The walk is so rhythmic that the poet feels that she is showing some dance moves. So this is the first stanza. Now move to the second stanza. Watching her cross erect stones, garbage, excrement, and crumbs of glass in the Karachi slums. ये सेकंड स्टैंजा है। सो इसमें आप ये देखिए कि इसमें भी कहीं आप एलिट्रेशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, अगर है तो सेकंड लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं। फिर हम राइमिंग स्कीम की भी बात करते हैं, तो इसको हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। वॉचिंग क्रॉस इरेक्ट स्टोन्स गार्बेज एक्सक्रीमेंट एंड क्राउन्स ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स, आई विद माय स्टूप। अच्छा, इरेक्ट क्या होता है? क्रॉस का मतलब है अबूर करना। मैं उसे देखता हूँ कि, या उसे देखते हुए कि वो अबूर कर रही है। क्या अबूर कर रही है? कराची की कच्ची आबादी को अबूर कर रही है, और उस आबादी में क्या है? पत्थर है, उसमें कूड़ा करकट है, उसमें फुजला है, उसमें जो जो टूटा हुआ शीशा है, शीशे के टूटे हुए टुकड़े हैं। तो ये माहौल है जिससे वो गुजर रही है, लेकिन एक खूबसूरत चाल के साथ, एक खूबसूरत वॉक के साथ वो गुजर रही है। उसे माहौल का असर उस पर नहीं हो रहा है। और फिर वो पोइट ये कहता है कि आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, इस सारे मंजर को मैं अपने झुके हुए जिस्म के साथ देखता हूँ। और फिर रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है थिंक, पॉन्डर। तो मैं सोचता हूँ, दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, वो लोग हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। who learn to walk beneath the weight, जो कि वजन के नीचे, बोझ के नीचे काम करना जान जाते हैं, सीख जाते हैं। तो उनको झुकना नहीं पड़ता, वो हमेशा सीधे रहते हैं, वो हमेशा इरेक्ट रहते हैं, जस्ट लाइक दिस सिंधी वुमन। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन आप ऐसे कर सकते हैं कि इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द पोएट talks about the environment, and the setting of the poem, or we can say the environment from which this Sindhi woman is passing. And the poet says that he watches the Sindhi woman when she crosses Karachi slum. अच्छा, स्लम का मतलब होता है कच्ची आबादी। सिनोनिम्स में हम इसे डिस्कस भी कर लेंगे। पोर एरियाज, गरीबों के जो इलाके होते हैं जहां पर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। तो हम इसको एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं कि इन दीज लाइंस, इन द गिवन लाइन, द लास्ट स्टैंजा, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट एंड द एटमॉस्फेयर, and he says that this Sindhi woman passes through a Karachi slum, yeah, slums की बात हुई है, passes through Karachi slums, and there are stones, garbage, dung,
and pieces of glass all around. But she doesn't think about this environment, but she walks in a beautiful gait. She walks beautifully. There is a rhythm in her walk. सो वो इस सारे माहौल से बेनियाज होकर खूबसूरत अंदाज में चलती रहती है, जिससे शायर जो है वो फैसिनेट होता है. In the last three lines, the poet says, the poet makes a comparison that this Sindhi woman is walking straight. वो सीधी चल रही है. हाँ, ये हमने मिस किया है, ये एक्सप्लेनेशन में लाजमी हमें डिस्कस करना है. शी इज वॉकिंग स्ट्रेट एंड वॉकिंग ब्यूटिफुली. But on the other hand, the poet is with stoop body. Stoop का मतलब होता है झुकना, bent. Poet's body is bent down, and he thinks while looking at this scene that those who learn to work underweight, which means that those people who learn to work in the bitter circumstances, जो मुश्किल हालात में चलना सीख लेते हैं, they always stand straight and they don't bend. There is no need to bend when you learn to work in the harsh circumstances and the bitter circumstances. So इस तरह से आप सेकंड स्टैंजा जो है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बुनियादी तौर पर जो पोइट है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो सिंधी वुमन है ये बहुत हार्ड वर्किंग है. इसने मुश्किल हालात में भी अपने काम को एंजॉय करना सीख लिया है, और जो ऐसा करते हैं वो हमेशा सीधे रहते हैं, वो हमेशा इरेक्ट रहते हैं, वर्टिकल रहते हैं, और उनको झुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शायर है वो उम्र के असर की वजह से, या शायद वो इतना जितनी कि सिंधी वुमेन है उतना वो रेजिस्टेंट नहीं है, उतना वो हार्ड वर्किंग नहीं है, इसलिए वो झुक चुका है. तो इस तरह आप दूसरा स्टैंजा जो है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब हम इस स्टैंजा के अगर मुश्किल अल्फाज की बात करें तो इरेक्ट कहते हैं स्ट्रेट, वर्टिकल, गार्बेज कहते हैं ट्रैश को, एक्सक्रीमेंट यू कैन से, डंग फुजले को कहते हैं, क्रम्स पीसेस को कहते हैं, स्लम्स का मतलब है कच्ची आबादियां, और यू कैन से गैटोज, और वो वर्ड मैंने आगे लिख दिया है स्लाइड में. और स्टूप का मतलब है बेंट, झुका हुआ. रिफ्लेक्ट का मतलब है थिंक और पॉन्डर, और बाकी इसमें बीनीथ का मतलब होता है नीचे. तो अब हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं. दोनों स्टैंजाज में राइमिंग स्कीम सेम है. लेट्स हैव अ लुक. बाजार, ग्रेस फेस, जार, हैड थ्रेड. यानी फर्स्ट लाइन फोर्थ लाइन से राइम कर रही है, सेकंड लाइन थर्ड लाइन से राइम कर रही है, और उसके बाद जो आखिरी दो लाइन है वो आपस में राइम करती हैं. तो ये राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी बी ए सी सी. तो दोनों में ये राइमिंग स्कीम बिल्कुल same है. So this is all about the text of this poem, and now we'll move to the next slide, जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम लिख दिए हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं ताकि ये आप याद कर सकें. वैसे हमने जब पोएम पढ़ी है तो बड़ी डिटेल से इस पर बात कर भी ली है. बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, नेकेड, अनब्लेंड. वेवली, फ्लोइंग, और ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, रिफाइनमेंट, ब्यूटी. ग्लाइड्स का मतलब है मूव स्मूथली, रिपल, वेव, डिस्टर्बेंस, ऑसिलेशन, और इसमें आप फ्लक्चुएशन भी कर सकते हैं. देन इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट, हमने बार बार डिस्कस किया है. गार्बेज, ट्रैश, रिफ्यूज. एक्सक्रीमेंट, वेस्ट, डंग, फुजले को कहते हैं. और क्रम्स, फ्रैगमेंट्स, बिट्स, पार्टिकल्स, इसको भी हमने डिस्कस कर दिया. और बाकी भी आप इन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे सेव कर सकें. वैसे आपकी जो बुक्स हैं उसमें भी ये मौजूद है. अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब. जल्दी से एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करते हैं. एड 2 more rhyming words in the blanks with each word. ओके, ये पेपर में आने के इम्कान कम होते हैं, लेकिन बाज दफा वो एमसीक्यूज में किसी तरह से पूछ सकता है आपसे. तो ग्रेस फेस एक मैं बताऊंगा, एक आप खुद करेंगे. ट्रेड बैड, क्रम्स, स्लम्स जो इसमें आया है, इसके अलावा भी ट्राई टू मेक सम स्कम्स हो सकता है. वेट, गेट,
Write down the missing rhyming words in each verse. High on her head, as the cloth blown back from her face, watching her uh, watching her cross erect, इसमें erect आएगा. Or I with my stoop reflect. अब देखिए आप ये आई विद माई स्टूप में दो ऑप्शंस थिंक और रिफ्लेक्ट है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन हमने वो यूज करना है जो टेक्स्ट में यूज हुआ है. उसके बाद सेवंथ पे आ जाए. चूज द करेक्ट आंसर. द वुमेन इन द पोएम वाज पासिंग थ्रू द बाजार. शी वाज कैरिंग a stone jar on her head. Those who carry weight stand straight, and her walk was smooth. अच्छा जी, गिव अ समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स. तो बहुत आसान है, आपको बताएंगे. द पोएम is actually a tribute to, yeah, the poet is actually admiring the beautiful walk of a Sindhi woman who is passing through bazaar, and she is not having shoes, she is barefoot, but she walks in a beautiful gait, 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 walk को कहते हैं. एंड इसके साथ साथ हम ये बताएंगे दैट शी इज कैरिंग स्टोन जार ऑन हर हेड, बट she walks beautifully and there is no fluctuation in her walk. When she passes through the Karachi slums, there is trash all around, but she doesn't she doesn't look at this environment, and this environment doesn't stop her walking beautifully. She keeps on walking beautifully and walks erect. But on the other hand, the poet's body is stooped and bent down, and he thinks that the people who learn to work in the harsh circumstances always stay straight. So this is the summary of the poem. What did the poet reflect when he saw the woman? The poet reflected that the people who learn to work under weight, they always remain straight. It means that the people who learn to work in the bitter circumstances, in the harsh circumstances, they remain steadfast, they remain firm, they remain erect, and they don't bend. What is the main idea of the poem? The main idea of the poem, okay, the poem is actually an admiration to the to a Sindhi woman, and we can find the element of feminism in this poem. और इसके साथ साथ आप ये बताएंगे कि the poet beautifully describes the walk of the Sindhi woman, and the poem tells us that work actually refines ourselves. जो काम है वो हमें रिफाइन कर देता है, हमें खालिस बना देता है, and we start enjoying the work. When we don't work, we become sluggish, and we lose our basic inborn abilities or capabilities, we can say. So this is the main idea of the poem. इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं, poet also reflects that the people who work under the bitter circumstances, they always remain straight. So ये main जो चीजें हैं इस पोएम के अंदर वो यही हैं कि जो सिंधी वुमन है उसकी जो खूबसूरत चाल है उसकी तारीफ है. फिर उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो काम करना है वो इंसान को बेहतर बनाता है, इंसान को पॉलिश करता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी जो सलाहियतें हैं उसे जंग लग जाता है. और फिर हम ये बात करते हैं कि वो लोग कि जो मुश्किल हालात में जीना सीख लेते हैं उन्हें कभी झुकना नहीं पड़ता. What picture of the Karachi slums do we get after reading the poem? The Karachi slums are full of trash, dung, and the broken pieces of glass. After reading the poem, we can get the idea that the people in Karachi slums live in abject poverty.
चूज द करेक्ट आंसर यहाँ कर चुके हैं। तो इस तरह आपने इस पोइम को तैयार करना है, ये आपके अपकमिंग टेस्ट के सिलेबस में भी शामिल है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपकी जो हैंड बुक में, वो भी आपने वो भी पढ़ने हैं। और एक बात जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जितना आप टेक्स्ट से जुड़ेंगे, टेक्स्ट को बार बार पढ़ेंगे, तो फिर आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी कि जी क्वेश्चन कहाँ से आया था। क्वेश्चन पोएम के अंदर से, टेक्स्ट के अंदर से आता है। आपने सिर्फ उसे समझना है कि वो क्या पूछना चाहता है। टेक्स्ट के अंदर जो कुछ आपने पढ़ा है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय।